हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 247 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी लोग जो डिप्लोमा बीटेक कर लेते हैं उसके बाद आप लोगों का सबसे पहला जो एम रहता है वो है दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन एसएससी और आरबीजेई, उसके अंदर अगर सरकारी नौकरी लग जाए तो डेफिनेटली आप लोग सभी लोग उसके लिए कोशिश करते हैं। और इस साल 2025 में भी आप सभी लोगों ने एसएससी जी का फॉर्म फिल किया हुआ है, काफ़ी लोगों ने फिल किया है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के स्टूडेंट्स ने। और आरआरबी जेई की भी वैकेंसी आपकी बता दिया गया शॉर्ट नोटिस के थ्रू की 2570 वैकेंसी आपकी रिलीज करी गई हैं और उसमें आपका जो है 31 अक्टूबर से फॉर्म फिल किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जब आप तैयारी करते हैं तो तैयारी करने पीछे एक मोटिवेशन फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है। वो एक ड्राइविंग फैक्टर जो होता है वो क्या होना चाहिए कि आपकी सैलरी कितनी रहेगी, आपका करियर ग्रोथ यानी प्रमोशन कैसे होगा, आपका कितने सालों में प्रमोशन होगा, कौन कौन से स्टेजेस में प्रमोशन होगा, और जॉब प्रोफाइल यानी आपको काम क्या करना पड़ेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, ड्यूटीज क्या रहेंगी। तो इस वीडियो में यही बताने वाला हूं, इसको एंड तक देखिएगा और जितना हो सके इसको शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी और आरआरबी जेई की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम रेलवे की बात कर लेते हैं। जब आप रेलवे में आरआरबी जेई एग्जाम क्लियर करते हैं और ऐसा जेई बनते हैं तो पहले आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है और 1 साल की ट्रेनिंग के दौरान इन दैट 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग आपकी जो बेसिक पे रहती है सैलरी में, तो वो इसको स्टाइपेंड भी कहा जाता है। एक तरीके से जो सैलरी मिलती है उसको स्टाइपेंड कह सकते हैं, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग के दौरान जो मिलता है उसे स्टाइपेंड कहते हैं। तो उसमें बेसिक पे 35,400 रहता है सभी का। और जो डीएनएस अलायंस है डीए, वो आपका 58% अभी चल रहा है, करंटली आपका 58% है। तो ये आपका डीए रहता है 58%, जो कि आप बेसिक पे ही का 58% होता है, जो कि 20,532 है फिलहाल के लिए। टोटल करेंगे तो आपका टोटल अभी फिलहाल सैलरी जो मिलती है अभी जो करंटली है वो 55,932। अगर आप एज ए जेई जाते हैं तो 1 साल की ट्रेनिंग के दौरान आपको इतना पैसा मिलता है। लेकिन जब आपकी 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, जब आपको आपकी जो सिटी जहां पर आपने जोन वगैरह अलॉट हुआ था आपको, वहां पे आपकी पोस्टिंग हो जाती है, तो आपकी जो बेसिक पे होती है 36,500 होती है। XYZ सिटी, तीनों सिटी में। ये क्या है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटी है, आप जानते होंगे इसके बारे में, राइट। मेट्रो सिटी हो गया या सब अर्बन सिटी हो गया या अर्बन सिटी हो गया, सब अर्बन, और जो आपके टीयर 3 सिटी होते हैं, टाउन वगैरह। तो बेसिकली बेसिक पे आपके सब जगह सेम रहता है। डीएनएस अलायंस सब में सेम रहता है, 58% है बेसिक का। तो ये आपका इसका बन जाता है 21,170। हाउस रेंट अलायंस एचआरए आपका जो एक्स सिटी है उसमें 30% ऑफ बेसिक है, जो कि इतना है। वाई सिटी में आपका 20% ऑफ बेसिक है, जो कि इतना हो जाता है। और जेड सिटी में 10% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक पे यानी इसका, तो ये 3650 है। ओके। अगर ट्रेवल लाइन्स की बात करें तो 5580 रुपीज आपको एक्स सिटी में मिलते हैं और इसका हाफ आपको वाई और जेड सिटी में देखने को मिलता है 2790। ग्रॉस सैलरी जो आपको मिलती है एक्स सिटी में, अगर आपकी पोस्टिंग है एज अ जेई, तो आपको इतनी मिलती है, वाई सिटी में इतनी और जेड सिटी में इतनी। कुछ डिडक्शंस भी करे जाते हैं, आपके सैलरी का ही पार्ट होते हैं ये, जो आपको बाद में मिल जाते हैं। ईपीएफ, राइट, प्रोविडेंट फंड, और आपका एनपीएस, ओके, पेंशन स्कीम। और भी कुछ छोटे मोटे होते हैं डिडक्शंस, लेकिन उसके बाद आपका करीब 6,000 या मैक्सिमम 6 से 6,500 तक रिडक्शन होता है। और उसके बाद आपकी जो करंट जो सैलरी इन हैंड बनती है इतनी बनती है आपकी। ठीक है, तो ये अगर जेई बनेगी आफ्टर ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर, और ट्रेनिंग के दौरान आपकी इतनी सैलरी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, आपको जेई में, रेलवे जेई में नाइट ड्यूटी अलायंस मिलते हैं। अगर आप लेट से रात में काम करते हैं तो आपको पर नाइट 380 रुपीज मिलता है, अगर आपकी ओवर टाइम करते हैं, रात में काम करते हैं। ट्रेवल अलाउंस मिलता है अगर आप अपने जो भी आपका हेडक्वार्टर है, जो ऑफिस है, अगर उससे 12 घंटे तक अपने ऑफिस से आप दूर रहते हैं, कहीं आपको जाना पड़ता है, ठीक है, फील्ड जॉब में, तो आपको 1,000 रुपए मिलते हैं अगर आप 12 घंटे से ज्यादा अपने ऑफिस से दूर रहते हैं। ओके, तो ये भी आपको मिलता है। 3% इंक्रीमेंट आपको बेसिक पे होता है हर साल, यानी जब आप ज्वाइन कर लेते हैं जेई परमानेंट तो आपके 3% का इंक्रीमेंट होता है बेसिक पे, यानी जो बेसिक पे है ये 3% से बढ़ता रहता है हर साल। ये भी बता देता हूं आपका। साथ में आपको रेलवे में प्रिविलेज पास, जिसको आप रेलवे पास भी कहते हैं, इसमें आपको वंस या ट्वाइस अ ईयर डिपेंडिंग ऑन योर पोस्ट एंड सर्विस आपको रेलवे पास मिलता है, प्रिविलेज पास मिलता है, जिसमें आप इंडिया में कहीं भी किसी भी रूट पे ट्रेवल कर सकते हैं। और इसमें आपको कुछ भी पैसा नहीं देना, आपको सिर्फ बुकिंग करनी होगी, पे नहीं करना। आपको सीट सेलेक्ट करनी, लेकिन कुछ पे नहीं करना होता, आपका सीट का पैसा नहीं देना पड़ता। और ये जो प्रिविलेज पास है, रेलवे पास है, आपको आपके स्पाउस को, यानी आपके वाइफ को, आपके चिल्ड्रन को, या वाइफ या हस्बैंड को, चिल्ड्रन को, डिपेंडेंट पेरेंट्स को कवर करता है आपके। यू जस्ट नीड टू बुक सीट यूजिंग दिस पास, यू डोंट हैव टू फेयर, यानी आपको इसमें पैसे नहीं देने, आपको सिर्फ सीट बुक करनी होती है। और इसमें आप मान लो जेई हो, जो कि लेवल 6 में आता है, वो आपको AC3 टीयर का पास मिलता है। और जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर, सीनियर यहाँ पे हुआ, सीनियर सेक्शन इंजीनियर को आपको AC2 टीयर का
पास मिलता है, यानी AC 2 टियर में फ्री में आप ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सीनियर सेक्शन है जब आप प्रमोशन आपका एक हो जाता है। जॉब एंड प्रोफाइल क्या रहता है, हमने सैलरी डिस्कस कर ली, राइट, हमने सैलरी को डिस्कस कर लिया, हम प्रोफाइल की बात करते हैं, काम क्या करना होगा। द रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रेलवे जूनियर इंजीनियर आर एज फॉलोज। सबसे पहले आपको मेंटेन एंड सुपरवाइज टूल्स लाइक ओवरहेड सब स्टेशन। ये आपके इलेक्ट्रिकल डोमेन में होता है, जो आपके इलेक्ट्रिकल वायर जाती है ना, तो उसके अंदर जो पावर आती है उसको देखने का काम होता है, क्योंकि आपके स्टेट डिपार्टमेंट से बिजली जो होती है उसको लिया जाता है, उसको स्टेप डाउन करके जो आपके इलेक्ट्रिक ट्रेन जाती हैं, एमयू जाती हैं, उसको पावर दी जाती है, तो उसको मेंटेन करने काम होता है, इसको सुपरवाइज करने का होता है। चेक द फंक्शनिंग एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अदर ऑफिस मशीनरी, मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सेसरीज एंड स्टोर्स। ओके, सिग्नलिंग सिस्टम, ये आपके सिग्नल सिस्टम ऑफ स्टेशन, ये भी काम करना हो सकता है। प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन वर्क, प्लेटफॉर्म, देखिए आपके रेलवे के अंदर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, अलग अलग ब्रांचेस का को स्टूडेंट्स लिए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इनके जो है जॉब प्रोफाइल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सबको कवर करता है, मैकेनिकल को भी, इलेक्ट्रिकल को, सिविल को, सबके एक साथ बताए गए हैं। तो आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन का काम हो गया हो, प्लेटफॉर्म शेड रिपेयर अगर करना है, जो ऊपर की छत होती है, कंस्ट्रक्शन पेंटिंग हो गया, ब्रिज मेंटेनेंस, कंडक्टिंग द वर्कशॉप्स एंड रेलवे डिवीजन कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है उसका मेंटेनेंस हो गया, ये सारी चीजें हो गई। मेंटेनेंस ऑफ पैसेंजर कोचेस एंड गुड वेकेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट फ्री रोलिंग स्टॉक्स लाइक डीजल, तो ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं इसमें। अब हम अगली चीज बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रमोशन, कि आपका जेई का प्रमोशन कैसे होता है। जब आप एज अ जेई जाते हैं रेलवे में, तो सबसे पहले आप जूनियर इंजीनियर रहते हैं, और करीब 4 साल के बाद, आफ्टर 4 to 5 ईयर, मतलब बहुत आसानी से आपका 4 से 5 साल में आपका प्रमोशन हो जाता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर SSE, जिसकी वैकेंसी बहुत समय से नहीं निकली है, राइट। उसके करीब 4 से 5 साल के बाद आपका प्रमोशन हो जाता है सेक्शनल इंचार्ज में, SIC। उसके आगे आपका होता है असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, फिर डिविजनल इंजीनियर, फिर सीनियर डिविजनल इंजीनियर। तो ये आपके पोस्ट होते हैं, प्रमोशन होते हैं, आप इस तरीके से सीढ़ी चढ़ते हुए जाते हैं, और ऐसे से आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। आप गए तो थे ग्रुप C जॉब में, लेकिन फिर आपकी गेजेटेड पोस्ट हो जाती है कुछ समय के बाद, राइट, तो अफसर बन जाते हैं आप। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके रेलवे में प्रमोशन जल्दी होता है, और आप काफी हाई पोस्ट तक पहुंचने के चांस होते हैं अगर आप अर्ली ज्वाइन करते हैं। अगर आपने 25 साल तक ज्वाइन कर लिया है, तो हो सकता है कि आप सीनियर डिविजनल इंजीनियर बनकर रिटायर हो, लेकिन अगर आप 30 साल के बाद ज्वाइन करते हैं, तो हो सकता है आप डिविजनल इंजीनियर या असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर तक ही पहुंच पाए। ठीक है, क्योंकि मतलब प्रमोशन अच्छा होता है, ये मैं कह सकता हूँ, एज कम्पेयर टू SSCJ, जिसकी हम बात करेंगे। अब SSCJ की बात करें तो इसका सैलरी स्ट्रक्चर देखिए क्या है, कि इसमें ग्रेड पे आपका रहता है 4200, ठीक है, XYZ सिटी सभी में। बेसिक पे जो है वो 35,400 ही है, जो कि SSCJ में आप RRBJ में देखेंगे 36,500, इसमें 35,400 ग्रेड पे है, सॉरी बेसिक पे है, ग्रेड पे तो 4200 है। HRA जो है वो सिटी के बेसिस पे वेरी करता है, जो कि 30, 20 और 10% है XYZ सिटी में, और वो 30%, 20%, 10% बेसिक पे का होता है, जो कि इतना बन जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो DA अभी करंटली चल रहा है 58% है, और जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो 20,532 रुपए आपका हो जाता है DA, DNS अलायंस। ट्रेवल अलायंस आपको मिलता है 5580 X सिटी में अगर आप ट्रेवल करते हैं, मतलब सॉरी रहते हैं अगर आपकी पोस्टिंग है, और Y और Z सिटी में 2790। ग्रॉस सैलरी जो आपकी आती है वो इतनी आ जाती है XYZ सिटी में, ठीक है, Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटी में। और X सिटी जो नहीं समझ पा रहे, मेट्रो सिटी की बात करें, दिल्ली, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, लखनऊ हो गया, सब X सिटीज में आते हैं, और इसमें कुछ डिडक्शंस भी होते हैं। तो ग्रॉस सैलरी है, ठीक है, टोटल सैलरी जो इन हैंड सैलरी मिलती है, इन हैंड सैलरी मिलती है, वो आफ्टर डिडक्शन मिलती है, आफ्टर डिडक्शंस। इसमें कुछ डिडक्शंस भी होते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद आपकी जो मिलती है इन आफ्टर डिडक्शन, जैसे कि NPS हो गया, पेंशन स्कीम हो गया, EPF हो गया, और भी डिडक्शंस होते हैं। तो ये सब के बाद आपके कुछ डिडक्शंस हो जाते हैं 6 से 7,000, 6,000 से लेके 7,000। ये माइनस करने के बाद तब आपको इनहैंड से, इससे आपको कुछ माइनस करके तब आपको सैलरी मिलती है। तो मैंने ग्रॉस सैलरी आपको बता दी है। अब बात करते हैं कि जॉब प्रोफाइल क्या रहती है। देखिए आपके SSCJ में अलग अलग डिपार्टमेंट है, CPWD है, MES है, BRO है, वाटर कमीशन है, और भी डिपार्टमेंट, लेकिन मैं 4 डिपार्टमेंट की अगर बात करूं, CPWD में आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, ठीक है, सुपरविजन ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, रोड एंड ऑफिसेस, ये काम करना हो सकता है आपको। प्रिपेयरिंग एस्टिमेट्स, डिजाइन, टेंडर्स एंड मेजरमेंट बुक्स, कोऑर्डिनेटिंग विद द कॉन्ट्रैक्टर्स, आर्किटेक्ट्स एंड सीनियर इंजीनियर। क्योंकि इसमें काम ही क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसमें होता है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स होती हैं, एम्स हो गया, आपके IIT हो गए, NITs हो गए, या सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स, वो सबका मेंटेनेंस जो है, इसको बनाने का काम जो है CPWD देखता है।
ज्यादातर आपकी पोस्टिंग भी इसमें मेट्रो सिटी में होती है। 80% चांसेस है कि आपको किसी सिटी में, प्रॉपर सिटी में आपकी पोस्टिंग इसमें होती है। इंश्योरिंग द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ वर्क, साइट विजिट करना और रिपोर्ट प्रोग्रेस टू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो कि आपकी हायर पोस्ट होती है, उनको रिपोर्ट करने काम होता है। ठीक है। MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसमें आपका क्या काम होता है? सुपरविजन ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने काम MES में देखा जाता है। बैरक्स हो गया, एयरफील्ड हो गया, रोड है, बिल्डिंग्स है, जो मिलिट्री एरियाज में सारा कंस्ट्रक्शन काम है वो MES देखता है। प्लानिंग, डिजाइनिंग, एग्जीक्यूटिंग डिफेंस रिलेटेड इंजीनियरिंग वर्क्स, मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, स्टोर्स एंड लोकल परचेज, कोऑर्डिनेशन विद द आर्मी यूनिट फॉर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, ये सारे काम आपके MES के अंदर आपको करने होते हैं एज अ JEE। ओके। अगर वाटर कमीशन की बात करें तो वाटर कमीशन में वर्क रिलेटेड टू वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, डैम्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एंड हाइड्रो मैकेनिकल स्ट्रक्चर, ये काम होता है। ठीक है। कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डेटा, डिजाइनिंग एंड टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिवर, डैम एंड कैनाल प्रोजेक्ट, तो ये सारे काम आपको वाटर कमीशन में करने होते हैं। और BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कई लोग जाना चाहते हैं, कई लोग नहीं भी जाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो आपकी पोस्टिंग होती है वो CPWD के अपोजिट होती है, आपको शहर से काफी दूर। ठीक है। कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, ब्रिजेस एंड टनल्स इन बॉर्डर एंड हाई एल्टीट्यूड रीजन, जैसे कि लद्दाख वगैरह हो गया, या जो हमारे इंडिया के बॉर्डर स्टेट्स हैं वहां पर आपको जो है रोड वगैरह बनाने काम होता है। सुपरवाइजिंग हैवी मशीनरी ऑपरेशन एंड फील्ड प्रोजेक्ट्स, मैनेजिंग टीम्स ऑफ लेबरर्स एंड टेक्नीशियंस इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स, तो ये थोड़ा सा टफ जॉब हो जाती है, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में आपकी पोस्टिंग होती है, तो ये सारे काम आपको BRO में करने होते हैं। लेकिन जब आप BRO की बनाई हुई रोड पे जाते हैं, जब आप हाई एल्टीट्यूड एरिया में जाते हैं, तो आपको प्राउड भी फील होता है, क्योंकि ये काम एज अ JEE का ही काम होता है, मतलब आप ही करते हैं। ठीक है। तो BRO का काम होता है। जूनियर इंजीनियर जो है SSC JEE के अंदर, एक अगर हम प्रमोशन की बात करें, इसमें प्रमोशन थोड़ा सा रेलवे कंपेरिजन में टफ मतलब देर से होता है और बहुत ही कम प्रमोशन होता है। जब आप जूनियर इंजीनियर ज्वाइन करते हैं, जूनियर इंजीनियर का से असिस्टेंट इंजीनियर, जो कि गेजेटेड पोस्ट होती है AE, इसे बनने में करीब 10 से 12 साल भी लग जाते हैं। ठीक है। और 10 से 12 साल मैक्स बता रहा हूं, इससे ऊपर नहीं लगता है। मैक्सिमम आपको, मिनिमम हो सकता है कोई अच्छा काम कर रहा है तो हो सकता है इससे कम में हो जाए, लेकिन 10 से 12 साल एटलीस्ट AE बनने में लग जाते हैं आपके SSC JEE के अंदर। और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पर तो प्रमोशन एक ही होता है, MES वगैरह में, उसमें तो ज्यादा प्रमोशन ही नहीं होता है। और बहुत अच्छा होगा, आप अच्छा काम करें तो आप असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और बहुत अच्छा एक्सीलेंट काम अगर आप करते हैं, आपकी अच्छे अपने रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, तो आप यहां तक जा सकते हैं। लेकिन उससे ऊपर आप JEE जो है नहीं जा सकता है, कुछ भी कर लीजिए। मैंने यहाँ फिर भी 2 प्रमोशन लिखा है, लेकिन हो सकता है कि अच्छे रिकॉर्ड्स या जल्दी ज्वाइन किया आपने, आपका व्यवहार अच्छा है आपके जैसे, क्योंकि क्या होता है हर डिपार्टमेंट में अगर आपने अच्छी बना रखी है तो आपके प्रमोशन जल्दी होते हैं। लेकिन जल्दी होने मतलब ये नहीं कि आप चीफ इंजीनियर बन जाओगे, ये तो इम्पॉसिबल है। ये कौन बनता है? जो IAS एग्जाम क्लियर करके जाते हैं वो यहाँ तक पहुंचते हैं चीफ इंजीनियर। ठीक है। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम क्लियर करके जाते हैं। JEE जो है मैक्सिमम यहाँ तक ही पहुंचता है, या फिर यहाँ तक। ठीक है। AEE तक, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो ये हो गया प्रमोशन इन SSC JEE। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी, आई होप आपको समझ में आई होगी। मैंने बहुत ही कम समय में वो चीजें क्लियर करी हैं जो कि जब आप देखो क्या होता है, हमारे साथ ऐसा नहीं होता। जब हम तैयारी करते तो हमें इतना कोई गाइड नहीं करता था, कि हम सोचते बस एक एग्जाम निकालना है, बाद में देखा जाएगा। लेकिन अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि भाई जब आप एग्जाम निकाल लोगे तो कितनी सैलरी रहेगी, ठीक है, और ये सैलरी का जो डेटा है वो मैंने बहुत रिसर्च करके निकाला है, ठीक है, और ज्यादातर चीजें सही है। लेकिन फिर भी अगर कुछ मान लो मिस्टेक्स होती हैं तो ट्रोल मत करना कमेंट बॉक्स में आके, ठीक है, क्योंकि मैंने ज्यादातर चीजें करंट जैसे बेसिक पे वगैरह ये सब देख के ही किया है मैंने सारी चीजें, ठीक है। बाकी जो भी मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई हैं वही होती हैं, प्रमोशन ऐसा ही होता है, ठीक है, ये सब चीजें बिल्कुल सही हैं। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, और अपने अंदर जो मोटिवेशन फैक्टर है वो इसी चीज को लेके आए कि आपको यही काम करना होता है, इस तरह का आपके प्रमोशन होता है और इतनी सैलरी रहेगी। लेकिन एक अच्छी बात है कि अब क्योंकि 8 पे लगने वाला है, 2026 से शायद फुली फंक्शनल हो जाएगा, उसके बाद आपकी यही सैलरी जो आपको दिखाई थी वो 1 लाख से ऊपर पहुंच जाएगी। एज अ जेई आप रेलवे में काम करें, SSC JEE के अंदर, तो बहुत अच्छी मौका है। आप सभी लोग जब अपना बिल्कुल पूरी एनर्जी के साथ लग जाएं इसको तैयारी करने में, और जब आप फाइनली रिटायर होंगे एज अ JEE इन SSC JEE या रेलवे से, तो एक गेजेटेड ऑफिसर, एक प्रॉपर मतलब ऑफिसर के रूप में रिटायर होंगे, तो कि बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। सो इसके लिए पूरी मेहनत से लग जाएं और डेली अपनी तैयारी करें। इसके साथ आप इंजीनियर्स अड्डा 247 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।